नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिरोजवाल, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में गद्य की विधाएं में संकलित गर्दिश के दिन गुलशेर अहमद खान शानी का ये आत्मव्रत है। नई कहानी आंदोलन के दौर में जिन कहानीकारों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, उनमें गुलशेर अहमद खान शानी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वे शानी के नाम से ख्यात हुए हैं। उनका आरंभिक जीवन जगदलपुर में व्यतीत हुआ तथा उन्होंने उस क्षेत्र के आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के जीवन को बहुत निकटता से देखा तथा उसे ही अपनी कहानियों का विषय भी बनाया। बाद में वो भोपाल तथा दिल्ली में रहे। उन्होंने महानगरीय जीवन की कहानियाँ लिखी। उन्होंने नारी जीवन की विडंबनाओं को भी अपनी कहानियों में रूपायित किया। वस्तुतः हिंदी कथाकारों में शानी को वह स्थान नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थे। आलोचकगण इनका कारण ये मानते थे कि शानी ने मध्यम वर्ग की राजनीतिक आकांक्षाओं की उपेक्षा की। उनके लेखन में किसी प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, किंतु सच तो यह है कि उन्हें मुसलमान होने का भी नुकसान हुआ। वे साहित्य अकादमी दिल्ली के सचिव भी रहे तथा समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका का कुशल संपादन भी आपने किया। गर्दिश के दिन बबूल की छाँव, डाली नहीं फूलती, छोटे घर का विद्रोह, शर्त का क्या हुआ, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ, सड़क पार करते हुए आदि कहानी संग्रह चर्चित रहे, पर उन्हें सर्वाधिक ख्याति उनके काला जल नामक उपन्यास से मिली। इस उपन्यास पर टीवी सीरियल भी बना। काला जल उपन्यास में बस्तर के 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कहानी कही गई है। दोनों परिवारों की संपन्नता विपन्नता में परिणत होती जाती है और दोनों परिवार टूटने लगते हैं। काला जल घुटन का प्रतीक है। गर्दिश के दिन शानी जी का आत्मव्रत है। इस शीर्षक से सारिका में एक स्तंभ प्रकाशित हुआ था जिसमें रचनाकारों ने अपने जीवन संघर्ष को रेखांकित किया था। प्रस्तुत रचना भी इसी स्तंभ में छपी थी, जिसमें शानी के जीवन का संघर्ष बड़ी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत हुआ है। किसी छोटे से कस्बे में एक अमरूद का पेड़ था जिसके नीचे चट्टान जैसा भूरा पत्थर पड़ा हुआ था। उस पर एक दिन एक औरत बैठी रो रही थी। वह एक बहुत बड़े हवेली नुमा मकान का सामंती अहाता था जिसकी दीवार के किनारे किनारे लगे जिमीकंद के पौधे धूप में अक्सर चिलचिलाया करते थे। आबाई मकान और पुश्तैनी कस्बा हम पीछे छोड़ आए थे। मैं 10 साल का था और पिछली अमीरी रियासत भूलने की कोशिश कर रहे थे। जिन अदालतों में हमारे दादा जान मुख्तार की तरह जाते थे, अब वहाँ अब्बा एक मामूली पेशकार होकर काम कर रहे थे। वह न हवेली नुमा घर रह गया था और न वह हरम और न वह बेगमें। सरकारी और किराए के घर में शरीफ बीबी के बदले एक हसीन औरत बैठी हुई थी। अब्बा की वह दास्ता जिसके लिए खान घराने की छोटी बहू या मेरी माँ कभी की बाहर हो चुकी थी और हम लोगों के लिए जैसे मर खप गई थी। दूसरा दृश्य दिखाते हैं कि मैं जब लेखक बन गया था, क्योंकि यही मेरी नियति थी, मैं और कुछ हो भी नहीं सकता था। अतिरिक्त तनाव, दबाव, हीन भावनाओं और अनेक ग्रंथियों का शिकार, शायद ऐसे ही एक हर मंडवी की तलाश में या जिससे मैं अपने आप को छिपा सकूं। लेखन में मेरे लिए वैसा ही शरण स्थल था। मेरे सामने न तो कोई सामाजिक उद्देश्य था और न किसी प्रकार की प्रतिबद्धता। मैं किसी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन से परिचित नहीं था और न किसी सामाजिक अन्याय ने मुझे लेखन की ओर प्रेरित किया।
लिखना मेरे लिए नितांत व्यक्तिगत, निजी और गोपन यंत्रणाओं से मुक्ति और कुछ तंग करने वाले प्रश्नों से जूझने का माध्यम था और आज भी है। अंत में संघर्ष एक ऐसा चपटा, चालू और घिसा हुआ शब्द है, रंडी की तरह कि अपने संदर्भ में इसका उपयोग करते हुए मुझे हमेशा हिचक और शर्म सी महसूस होती है। संघर्ष कौन नहीं करता, जीते रहने का दूसरा नाम भी शायद यही है। लेकिन हाँ, बदकिस्मती से एक लेखक पर इसकी मार दोहरी ज़रूर होती है। व्यक्ति की तरह जीवित रहने का संघर्ष वह आम आदमियों की तरह तो करता ही है। अब वह रोज़ाना अखबार की सुर्खियों में समस्याएं उठाकर लिखने वाला हंसी मजाक का लेखक या चुटकुलेबाज नहीं है, तो लेखन अपने आप में एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है। जिस दिन ये संघर्ष खत्म होता है, लेखक मर जाता है। अंत में व्यक्ति और लेखक का ये आंतरिक संघर्ष आज भी बना हुआ है। मैं लेखक को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पिछले सब कुछ को भूलकर फिर एक शुरुआत करूँ। लेकिन बकौल गालिब रो में हैं रस्खे उम्र कहाँ देखिए थमे, न हाथ बाग पे है न पा है रकाब में।